भरतनाट्यम। इसका नाम सुनते ही खूबसूरत मुद्राएं और लयबद्ध कदम आंखों के सामने आ जाते हैं, है ना? लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक अनुशासन है और होते हैं एग्जाम्स। आज हम इसी सफर के एक बहुत अहम पड़ाव यानी इसकी परीक्षाओं की दुनिया में झांकने वाले हैं और समझेंगे कि इस कला का मूल्यांकन आखिर होता कैसे है। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी कला जो पूरी तरह से भावनाओं और कहानियों पर टिकी है, उसे नंबर और ग्रेड में कैसे तौला जा सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एक शुरुआती भरतनाट्यम परीक्षा के बिल्कुल अंदर जाकर देखते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रवेशिका प्रथम परीक्षा पर है। हम ऑफिशियल सिलेबस की मदद से ये समझेंगे कि इस जरूरी स्टेज को पार करने के लिए एक डांसर को क्या-क्या जानना और करना होता है। देखिए, इस परीक्षा को समझने का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इसका पूरा ढांचा समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की गहराइयों में उतरेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब का मूल्यांकन होता कैसे है। तो इस सफर की शुरुआत होती है प्रवेशिका प्रथम से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भरतनाट्यम की दुनिया में पहला औपचारिक कदम है। समझ लीजिए एक दरवाजा जो इस कला के विशाल संसार में लेकर जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नाचने का इम्तिहान नहीं है, इसमें ज्ञान और शारीरिक कौशल दोनों को परखा जाता है। किसी भी गंभीर छात्र के लिए ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है जिसे पार करना ही होता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, नंबर कैसे मिलते हैं। चलिए अंकों के इस खेल को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि परीक्षक सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर ये परीक्षा होती है 75 अंकों की। हर एक अंक मायने रखता है और ये छात्रों के लिए एक साफ लक्ष्य तय कर देता है। और यहाँ देखिए अंकों का बंटवारा कितना दिलचस्प है। 60 अंक यानी लगभग 80% वेटेज प्रैक्टिकल को दिया गया है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि असली जोर प्रदर्शन पर यानी डांसिंग स्किल पर है। थ्योरी जरूरी है, लेकिन कला का असली रूप तो मंच पर ही दिखता है। अब बात करते हैं थ्योरी की। और देखिए, ये सिर्फ रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। ये तो वो दिमागी बुनियाद है जो मंच पर आपके हर एक मूवमेंट को मतलब और गहराई देती है। सच कहूं तो इसके बिना डांस सिर्फ एक खाली कसरत बनकर रह जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, थ्योरी का दायरा काफी बड़ा है। ये हाथ के इशारों यानी हस्त से लेकर गर्दन और आंखों की हरकतों तक और फिर लय यानी रिदम की समझ तक फैला हुआ है। इसका हर एक हिस्सा एक मजबूत परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी विषयों में से विनियोग पर एक खास ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये विनियोग असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? सिलेबस खास तौर पर 2 हस्त मुद्राओं पताका और त्रिपताका के विनियोग श्लोकों पर जोर देता है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को वो पुराने श्लोक या कविताएं पता होनी चाहिए जो ये बताती हैं कि इन इशारों का इस्तेमाल कब और क्यों करना है। ये सिर्फ हाथ की पोजीशन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी भाषा है। अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो विनियोग का मतलब है हस्त मुद्रा का प्रैक्टिकल यूज। मतलब परीक्षार्थियों को सिर्फ मुद्रा दिखाने नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि श्लोकों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है। जैसे कि पताका हस्त का इस्तेमाल नदी दिखाने या किसी को आशीर्वाद देने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद आता है भेद, जिसका मतलब है विभिन्नता। ये एक डांसर के शरीर पर उसके नियंत्रण और भावाभिव्यक्ति की क्षमता को परखता है। क्या वो अपनी आंखों, गर्दन और शरीर के हर हिस्से को सटीकता और भाव के साथ हिला सकते हैं? यही है भेद। इस परीक्षा में मुख्य रूप से दृष्टि भेद यानी आंखों की हरकतें, ग्रीवा भेद यानी गर्दन की हरकतें और स्थानक यानी खड़े होने की मुद्राओं पर ध्यान दिया जाता है। ये छोटी छोटी बारीकियां ही हैं जो एक प्रदर्शन में जान डाल देती हैं। और हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की इन 3 बुनियादी अवधारणाओं में फर्क जानना भी बेहद जरूरी है। एक है नृत्य यानी शुद्ध लयबद्ध डांस, और वहीं नृत्य और नाट्य में अभिनय का इस्तेमाल होता है, जहां इशारों और भावों से कहानियां कही जाती हैं। तो थ्योरी की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, यानी 60 अंकों के प्रैक्टिकल पर। यहाँ असली नृत्य कौशल की परीक्षा होती है। प्रैक्टिकल के नींव है आडवू। आडवू को भरतनाट्यम की ABC समझ सकते हैं। ये वो बुनियादी इकाइयां हैं जिनसे नृत्य की पूरी भाषा बनती है। ये कदमों, मुद्राओं और हाथ के इशारों का एक लयबद्ध संगम है। यहाँ कुछ अडवू हैं
जिनका छात्रों को प्रदर्शन करना होता है, और इन्हें जानदार बनाता है सोल्लू कट्टू, यानी वो लयबद्ध बोल जो नृत्य के साथ चलते हैं। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, परीक्षार्थियों को हर अडवु ग्रुप से कम 3 स्टेप्स करके दिखाने होते हैं, और वो भी 3 अलग-अलग स्पीड में, धीमी, मध्यम और तेज। जैसे शिखर अडवो का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ सोले कट्टू यानी वो रिदम वाले बोल, उस पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। डांसर को इन बोलों को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने शरीर की हरकतों के साथ एक कर देना होता है। आवाज और शरीर का यही मेल तो परफॉर्मेंस में जान डालता है। तो हमने थ्योरी को अलग से देखा, प्रैक्टिकल को अलग से, पर असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं। आइए देखें कैसे। वो हस्त मुद्राएं जो थ्योरी में सीखी जाती हैं, वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। मंच पर यही हाथ शब्द बन जाते हैं और कहानियां बयान करते हैं। और ठीक वैसे ही अडुओ के कदम सिर्फ कोई शारीरिक कसरत नहीं है। यही पैर सोल्लू कट्टू की लय को एक रूप देते हैं और संगीत को आंखों के सामने जीवंत कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भरतनाट्यम की ये परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाती है, जहां थ्योरी हर मुद्रा को मतलब देती है और प्रैक्टिकल उस मतलब में जान डाल देता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि यही अनुशासित और संरचित तरीका है जो भरतनाट्यम जैसी प्राचीन कला को सदियों से जीवित और प्रामाणिक बनाए हुए है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।